नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। सबसे पहले बात बाजार की कर लेते हैं तो सीमित दायरे में कारोबार के बाद आज निफ्टी में हल्की कमजोरी नजर आई। तो वहीं निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तर से 150 अंक फिसलकर बंद हुआ। बाजार में दिन भर कैसा रहा एक्शन, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज दिन भर सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। हालांकि आखिरी कुछ मिनटों में एक रिकवरी जरूर आई, लेकिन सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही। हालांकि अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी आज ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन ओवरऑल बाजार में आज सुस्त कारोबार ही रहा है। सेक्टरल गेनर की अगर बात करें तो आज कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के अनुमान के कारण आज हम देख रहे थे कि एसी और कूलर शेयरों में तेज़ी थी। इसके अलावा पीएसयू कंपनीज और मेटल्स आज के दिन भी चल रहे थे। वहीं जिन सेक्टर्स ने दबाव बनाया उसमें आईटी, फार्मा और बैंक ये सेक्टर थे जिन्होंने कि आज बाजार में दबाव बनाने का काम किया। आज मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों का दिन था। अपने दिन के उच्चतम स्तर पर आज कारोबार कर रहे थे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की। इसमें टाटा कंज्यूमर, एमएनएम, बजाज ऑटो अच्छे बिक्री आंकड़े आए, जिसके चलते हमने यहाँ पर तेजी देखी। और इसके अलावा बीपीसीएल और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स भी आज मजबूत थे। गिरने वाले शेयरों में आज हीरो मोटोकॉर्प में कमजोरी थी। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स ने दबाव बनाया। एचसीएल टेक और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में भी आज कमजोरी देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज आदित्य बिरला फैशन में करीब 12% की बढ़त थी और टीसीएनएस का शेयर भी आज मजबूती बना रहा था, क्योंकि मधुरा फैशन को अलग से डीलिस्ट करने की योजना थी। तो डीमर्जर की खबर आई, इसके चलते इन दोनों स्टॉक्स में एक्शन था। ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनियों में आज खरीदारी हुई। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स आज ऊपर थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज शानदार तेजी थी और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आई थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, जिसके चलते आज हम रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देख रहे थे। इसके अलावा अगर डिफेंस स्पेस की बात करें तो बीएल, डेटा पैटर्न जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिली। 5 से 6% का उछाल था। जेफरी से कुछ बुलिश रिपोर्ट्स आई, जिसके चलते हम इस सेक्टर में भी एक्शन देख रहे थे। तो कुल मिला के बाजार आज सुस्त था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज काफी ज्यादा देखने को मिला। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताएं आज कौन से वो 5 शेयर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपका जो है स्वागत है 5 का पंच में। और आज जो है हम जो 5 अहम स्टॉक्स है जहां पे बहुत एक्शन और वॉल्यूम और न्यूज़ फ्लो देखने मिला है, उनको हम आपको बताते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। कल एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थी कि कंपनी जो है सोच रही है कि अपनी जो मधुरा लाइफस्टाइल बिजनेस है उसको अलग से डीमर्ज करेगी। देखा जाए तो 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगे और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 1:1 पे रहेगा। यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं ABFRL का, तो आपको एक शेयर जो है एक टाइप से मिरर शेयर होल्डिंग होगा, नए मधुरा लाइफस्टाइल बिजनेस में रहेगा। बाजार को ये न्यूज़ फ्लो अच्छा लगा, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग का थीम रहेगा। जो मधुरा लाइफस्टाइल की बिज़नेस की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग रेवेन्यूज़ जो है ऑलमोस्ट 2/3 रेवेन्यूज़ यहीं से कंट्रीब्यूट होती है। कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है और इम्पॉर्टेंटली जो रिटर्न रेशियोज़ है उसमें भी बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। तो उसके कारण दिन के ट्रेड में आज एक अच्छी मूवमेंट ABFRL में देखने मिली थी। दूसरा स्टॉक रहेगा AB ग्रुप से ही, और यहाँ पे मैक्वारी का अपग्रेड आया है AB कैपिटल में, आदित्य बिरला कैपिटल में। यहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है, जो आउट परफॉर्म रखा है, टारगेट प्राइस वो रखा है लगभग 230 रुपये प्रति शेयर का। 2 अहम बात सामने आती है। सबसे पहला कि आगे जाते हुए जो अर्निंग्स है और मार्केट शेयर ग्रोथ है लोन्स में, उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। और आगे जाते हुए लेंडिंग और सेविंग बिजनेस जो है वहाँ पे बुलिश नज़रिया भी देखने मिला है। हाल ही में इनकी अपग्रेड भी हुई है रेटिंग एजेंसी से, तो उसके कारण जो है ब्रोकिंग हाउसेस के अपग्रेड्स देखने मिले हैं और इस स्टॉक में भी आज तेज़ी देखने मिली थी दिन के ट्रेड में। तीसरा स्टॉक रहेगा कैम्स। अब कंपनी को जो है एजेंसी को सेलेक्ट कर दिया गया है आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेके, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने वाले IRDA से। अभी ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रॉनिफिकेशन होने वाला 1 अप्रैल से लागू होना था, और कंपनी जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनकी जो आर्म है इंश्योरेंस की वो सर्विसेज देने वाले हैं। तो इसके कारण जो है आज स्टॉक में एक अच्छी उछाल जो है देखने मिली थी। ऑर्डर विंस में भी बात करें तो 2 कंपनी सामने आती है, एक है स्टेलाइट टेक और दूसरा है HG इंफ्रा। स्टेलाइट टेक को 900 करोड़ का ऑर्डर जो वित्त साल 2024 में देखने मिला है, और ऑप्टिकल सॉल्यूशंस में जो है एक इम्पॉर्टेंट आउटफ्लोज भी आए हैं। HG इंफ्रा को भी 2 लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आया है
अब प्रोजेक्ट से लगभग 150 करोड़ का ऑर्डर देखने मिला है। तो हमने आपको 4 स्टॉक्स तो बता दिए। हमारा 5वां स्टॉक रहेगा टाटा टेक। यहाँ पे भी स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम्स और उछाल देखने मिली है। जिस तरह उनका जेवी करार हुआ है BMW के साथ, जहाँ पे दोनों ही हिस्सेदारी जो है इक्वल रहने वाली है इस जेवी में, और यहाँ पे दोनों कोलैबोरेट करने वाले हैं ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर को लेके और बिजनेस IT सॉल्यूशंस को लेके। तो ये 5 स्टॉक्स है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में थे, और ये हमारा 5 का पंच है। और डी मर्जर के ऐलान से आज आदित्य बिरला फैशन में जोरदार तेजी देखने को मिली। क्या है डी मर्जर की पूरी डिटेल, जानकारी दे रही मेरी सहयोगी आशीषा। जी हाँ, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने बड़ा डीमर्जर अनाउंस किया है। मधुरा रिटेल अब एक सेपरेट एंटिटी, लिस्टेड सेपरेट एंटिटी होगी। 1:1 का डीमर्जर रेशियो होगा, यानी अगर आपके पास एक शेयर है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का, तो आपको एक शेयर मधुरा फैशन एंड रिटेल का भी मिल जाएगा। याद रखें, ये डीमर्ज एंटिटी का रेवेन्यू शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू देखें तो 2/3 के आसपास आता है। तो बड़ा डीमर्जर अनाउंसमेंट है, जिसके चलते स्टॉक में भी आज काफी अपमूव दिखाई दे रहा है। लेकिन मधुरा फैशन की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव एंटिटी रहेगी, रिटर्न रेशियोज भी काफी ज्यादा है, और इसके साथ ही साथ डीमर्जर के बाद आदित्य बिरला फैशन जो डीमर्ज एंटिटी रहेगी वो भी अपनी बैलेंस शीट पोजीशन स्ट्रेंथन करना चाहता है, जिसके चलते फंड रेजिंग प्लान्स भी कंसिडर करेंगे। तो काफी वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन है, जिसके चलते आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में आज करीब 12 से 13% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मधुरा फैशन में कौन सी ब्रांड्स रहेंगी उसकी बात करते हैं। लुई फिलिप, वैन हुसैन, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, रीबॉक, फॉरएवर 21 जैसी कुछ ब्रांड्स हैं जो डीमर्ज नई एंटिटी क्रिएट होगी उसमें रहेंगे। उसके साथ ही साथ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में भी काफी सेगमेंट्स है। सबसे पहले वैल्यू रिटेल, जिसमें पैंटालून्स और स्टाइल अप जैसी ब्रांड्स है। एथनिक पोर्टफोलियो में TCNS क्लोथिंग जो उन्होंने रिसेंटली अक्वायर किया था, सब्यसाची, मसाबा जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो एथनिक क्लोथिंग के एंगल में रहेगी। इसके अलावा डीमर्जर की क्या रीजंस है, क्या वजह है, वो भी कंपनी ने हाईलाइट किया है। सबसे पहले वैल्यू अनलॉकिंग, कंबाइंड एंटिटी में डेट काफी ज्यादा थी, तो डीमर्ज करने से वो कंपनी को फायदा होगा। उसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस काफी स्टैग्नेंट रहे थे, तो अब डीमर्जर के चलते वैल्यूएशंस में भी इंच अप देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी स्ट्रीमलाइन करना चाहती थी अपना स्ट्रक्चर, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर अब बन चुका है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस कंपनी देखती है इस डीमर्जर के चलते, जिसके चलते स्टॉक में भी आज उछाल देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन है, जिसके चलते स्ट्रीट रिजॉइस कर रही है। और याद रखें, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अकेली कंपनी नहीं है आदित्य बिरला ग्रुप से जिसने ऐसा बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट, वोडाफोन आइडिया, ग्रासिम जैसी कुछ और कंपनीज भी है ग्रुप में से जिसने बड़े रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट्स हाल ही में अनाउंस किए हैं। बढ़ते हैं आगे, और FY25 में रियल एस्टेट का कैसा रहेगा आउटलुक और डिमांड, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए पूरी रिसर्च के साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी स्नेही बताएं। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर FY24 का सबसे धमाकेदार सेक्टर रहा है। तो आइए देखते हैं कि FY25 में हम इस सेक्टर से क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसके पहले ये देखते हैं कि रियल एस्टेट के जो प्लेयर्स हैं, जो मार्की प्लेयर्स है इस सेक्टर में, उन्होंने FY24 में कैसे परफॉर्म किया था, उनके स्टॉक प्राइस ने क्या किया था। सोबा रियल्टी वो बिगेस्ट विनर रहा है इस पैक में से, 258% अपटिक आया है इस स्टॉक में सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में। और सनटेक रियल्टी में भी ऑलमोस्ट 50% का अपटिक आया है, और ये सबसे कम अपटिक हुआ है, जो स्टॉक है उसमें सबसे कम अपटिक हुआ है 50% का। सोबा के बाद प्रेस्टीज, DLF, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स मिल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ओबेरॉय रियल्टी और महिंद्रा लाइफ स्पेस, इन सारे स्टॉक्स ने भी वाकई ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है FY24 में। अब आइए समझते हैं कि क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं FY25 में इस सेक्टर के लिए आगे जाते हुए। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो भी बढ़ रही है। और याद रखिएगा कि प्री कोविड रियल एस्टेट की साइकिल बहुत ही ठंडी हुई थी, बट अब ये साइकिल एकदम ही गर्म हो रही है, और इसके वजह से हम इसमें काफ़ी अपमूव भी देख सकते हैं आगे जाते हुए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करते हैं, MNCs, इन्होंने अपना लीजिंग डिसीजन जो है अभी के लिए पॉज किया हुआ है, थोड़े टाइम के लिए रुका दिया है। इसके वजह से नेट अब्जॉर्प्शन जो है इस पर थोड़ा असर पड़ रहा है।
पर हमने Q3 FY24 में भी काफ़ी हेल्दी मोमेंटम देखा था, तो आगे जाते हुए हम कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए भी कुछ अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। IT सेक्टर की बात करते हैं तो IT कंपनीज़ ने भी अपनी लीजिंग बहुत कम कर दी है। कोवर्किंग स्पेसेस जो हो गए हैं वो भी 24% 2023 में थे, 5% जो 2017 में थे उससे बढ़ के। बट अब हम जो देख रहे हैं कि सब हाइब्रिड वर्किंग मॉडल में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पर कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड IT सेक्टर के द्वारा थोड़ी कम हो गई है। तो हम बेंगलुरु में थोड़ी कम डिमांड देख सकते हैं, पर इसकी भी आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत अच्छी है। Q3 की बात करें और प्राइस राइजेस की बात करें तो शहरों के अक्रॉस शहर में 10 to 24% प्राइस राइज हुए हैं। लैंड एक्विजिशंस भी काफ़ी सारे हुए रियल एस्टेट सेक्टर में। अब डेवलपर्स जो है वो प्राइस हैक्स को मन में बढ़कर आगे चल रहे हैं, बट प्राइस एक्सपेक्टेड है कि आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइज हो ही जाएगा, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है सेक्टर के लिए। रेरा एक्ट की बात करते हैं तो जब से ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन आ गया है सेक्टर में, और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो शेयर है वो 34% हो गया है फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में, 17% से, जो कि FY17 में ये आंकड़ा था। और अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं तो बेंगलुरु ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो कोई प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो ये जो बेंगलुरु बेस्ड माइक्रो मार्केट्स के प्लेयर है, प्रेस्टीज, शोभा, ब्रिगेड और पुरवंकरा, इन सारी कंपनीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और स्मॉल प्लेयर्स जो है वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में वो भी रीडेवलपमेंट के ट्रेंड का फ़ायदा उठाकर अपना मार्केट शेयर और सॉलिड कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये सारे ट्रिगर्स है और हम रियल एस्टेट सेक्टर बड़ी कड़ी नज़र रखेंगे FY25 के लिए। और वित्त वर्ष 2025 में ओला इलेक्ट्रिक समेत कई बड़े IPO आने वाले हैं। पूरा रिसर्च लेकर शरद दुबे जुड़ गए हैं। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, IPO जो वित्त साल 2025 में आने वाले हैं वहाँ पे फोकस रहेगा, और IPO का जो साइज़ है वो लगभग 70,000 करोड़ रेस कर सकते हैं, जो मेन बोर्ड पाइपलाइन में है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से सेगमेंट्स में IPO ज़्यादा आ सकते हैं। ऑफकोर्स जो न्यू एज टेक कंपनीज़ है वो तो है ही, उसके अलावा EV का भी थीम है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी का थीम है, और इम्पॉर्टेंटली डिफेंसिव्स भी वापस आ रहे हैं। सबसे पहला IPO जो फोकस में रहेगा वो है ओला इलेक्ट्रिक का IPO। इसका IPO साइज़ देखें तो 5,500 करोड़ का है, और इसमें फ्रेश इशू और OFS के कंपोनेंट्स दोनों ही रहने वाले हैं। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे साइज़ लगभग 3500 करोड़ का है, और जो फ्रेश इशू है 1250 करोड़ में देखने मिलेगा। NSDL CDSL ऑलरेडी लिस्टेड है, NSDL भी लिस्टिंग होने वाला है। 3000 करोड़ का साइज़ आ सकता है, जिसका जो वैल्यू है कंपनी का कैलकुलेशन के हिसाब से 10,000 करोड़ बैठ रहा है। वन मोबीक्विक IPO, यहाँ पे डिलेज भी देखने मिले और IPO साइज़ भी कम हुआ, लगभग 700 करोड़ का IPO आ सकता है। पहले 1900 करोड़ का जो था ये डील था, लेकिन याद रखिए ये फुल फ्रेश इशू ही होगा। यूनिकॉमर्स सोल्यूशन 5000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा IPO आ सकता है, जहाँ पे फ्रेश इशू का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा रहेगा। और वारी एनर्जीज़, ये जो रिन्यूएबल थीम, सोलर का जो थीम है, इसके में फोकस रहेगा। इसका साइज़ लगभग 3800 करोड़ का आ सकता है, जहाँ पे फ्रेश इशू 1350 करोड़ रहेगा। फार्मा स्पेस से MQ और फार्मा का भी IPO साइज़ 4000 से 5000 करोड़ तक देखने मिल सकता है। और जो मच अवेटेड IPO है साल का, स्विगी का, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं न्यू एज टेक कंपनी का IPO आ सकता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 8300 करोड़ यानी कि $1 बिलियन तक देखने मिल सकता है। जो लिस्टिंग है वो मिड 2024 तक देखने मिल सकती है। और आखिरी कंपनी महिंद्रा ग्रुप से फर्स्ट क्राई का, उसका भी IPO आ सकता है। साइज़ लगभग 4000 करोड़ का है, ऑफर साइज़ में रहेगा 1816 का। और ओवरऑल देखा जाए तो यूटिलाइजेशन प्रोसीड्स जो है अपने सपोर्ट और वेयर हाउसिंग में लगाएंगे। तो इन स्टॉक्स पे जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं तो नया वित्त वर्ष कार बाजार के लिए काफ़ी उम्मीदें लेकर आया है। ये उम्मीद की जा रही है कि नया वित्त वर्ष भारतीय कार बाजार के इतिहास में पिछले साल के सबसे ज़्यादा लॉन्च के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएगा। नए वित्त वर्ष में कौन कौन सी कारें लॉन्च होने जा रही है, डिटेल्स लेकर हाजिर है मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। गाड़ियों की दुनिया में 2024 में काफ़ी बड़े लॉन्च होने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत अप्रैल महीने से ही होगी, जहां पर पहले M&M की XUV 300 का फेसलिफ्ट आएगा। कुछ फेसलिफ्ट हैं, एक टोयोटा अर्बन क्रूजर
थेजर बी है जो कि मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का टोयोटा रीबैज्ड वर्जन है, टाटा मोटर्स की एल्ट्रॉस रेसर है और स्कोडा सुपर्ब है। ये गाड़ियाँ सिर्फ अप्रैल माह में ही आ रही हैं, बाकी कई दर्जनों गाड़ियाँ आ रही हैं पूरे साल में और उसमें से मुख्य रहेंगी टाटा की कर्व, साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार 5 डोर थार जो कि अलग तरह की थार होगी, अभी 2 डोर की है, वो 5 डोर की होगी। Hyundai की अल्कजार जो 7 सीटर है उसको नया शेप देने जा रही है और मारुति की नई स्विफ्ट और डिज़ायर आएंगी। ये कुछ मुख्य गाड़ियाँ होंगी जो इस साल आएंगी। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उस पर भी काफ़ी गाड़ियाँ होंगी। Hyundai क्रेटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, उसी के साथ मारुति सुजुकी की EVX भी आएगी। EVX जो कि मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 550 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। फिर टाटा हैरियर की इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आने वाली है और महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV E.8 भी आएगी। सो ये सब गाड़ियाँ इस साल आने वाली। पिछले साल भी काफ़ी गाड़ियाँ आई थी और इस साल भी बहुत सी गाड़ियाँ आएंगी। जाहिर सी बात है कंपनियाँ हर काम कर रही हैं ताकि कंज्यूमर्स को लुभाया जा सके, पर गाड़ी महंगी बहुत हो गई हैं। कंज्यूमर को इस बात को लेकर बहुत चिंता है। बढ़ते हैं आगे और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाना नई सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी। इस पर और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि नई सरकार और जीएसटी काउंसिल के लिए जीएसटी के तहत रेट रैशनलाइजेशन जो है वो प्राथमिकताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रेट रैशनलाइजेशन से संबंधित जो प्रस्ताव है उसके ऊपर जीओएम की जो पहली बैठक है वो लोकसभा चुनाव के बाद हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्रालय ने रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जो जीओएम है उसका पुनर्गठन किया है और अभी तक हालांकि उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पहली बैठक होने की संभावना है। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल के लिए चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में रेट रैशनलाइजेशन को प्राथमिकता मिल सकती है और कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट फैसले होंगे वित्त वर्ष के दौरान, इसके ऊपर भी चर्चा होगी और उससे संबंधित रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो शुरुआती प्रस्ताव है उसमें कुछ स्लैब्स को मर्ज करने की भी बात है, जैसे कि जो 12% स्लैब है और जो 18% स्लैब है उसको मर्ज करके 15% का एक नया स्लैब बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ हालांकि जो 28% का स्लैब है उसमें ज़्यादा बदलाव की संभावना कम है क्योंकि उसमें ज़्यादातर सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स हैं। हालांकि जो कंप्लायंस रिलेटेड रिफॉर्म्स है, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात है, उसमें बड़े रिफॉर्म होंगे और इसके पीछे की वजह है कि सरकार और जीएसटी काउंसिल दोनों का मकसद ये है कि जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ये टारगेट रखा है कि जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन है उसको बढ़ाकर 1.9 लाख से 2 लाख करोड़ किया जाए, जो कि वित्त वर्ष 2024 में जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन था वो 1.68 लाख करोड़ रुपए था। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए रेट रैशनलाइजेशन का जो मसला है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सरकार को और काउंसिल को भी इस बात की उम्मीद है कि दरों में कटौती करने से, उसको रैशनलाइज करने से ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। पूरी डिटेल्स के साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। जी सुमित, बताएं। भ्रामक विज्ञापनों के केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव योगा गुरु और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। बाबा रामदेव ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी है सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद काफ़ी कड़ा रुख अपनाते हुए पतंजलि ग्रुप को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने केंद्र सरकार से भी पूछा कि वो क्या कर रहे थे जब पतंजलि ग्रुप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहा था और कह रहा था कि कोविड का इलाज और उपचार एलोपैथी में नहीं है। इस बात को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था दोनों को, योगी गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन दोनों को बुलाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो यही सब हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में, दोनों की अपीयरेंस से उसके बाद कड़ी फटकार लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनकी जो अपॉलॉजी है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो भी है, और उनकी बातें वो सैक फुल ऑफ सॉल्ट के साथ, मतलब काफ़ी गंभीरता से ली जाती हैं, पर उसमें भी संदेह रहता है। सो काफ़ी आज कह सकते हैं कि सख्त समय था योगा गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए। और मारुति सुजुकी का इस साल किस सेगमेंट पर फोकस रहेगा, साथ ही मार्केट हिस्सेदारी में बढ़ोतरी को लेकर आगे का क्या आउटलुक है, इस पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर शशांक श्रीवास्तव से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने।
अभी नया फाइनेंशियल ईयर आया है, क्या आपके प्लान है ईवी एसयूवी सबको लेकर? मतलब क्या आप करने वाले हैं इस साल में? कितना देखिए, ये जो माली साल अभी गुजरा 23-24 का, वो काफ़ी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतरीन था, क्योंकि कुल मिला के 42,30,000 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई। और अगर आप उसको गुज़िश्ता साल माली साल से यानी 22-23 के माली साल से अगर उसकी मुवाजना करें तो करीब 9% की उसमें इजाफ़ा हुआ था। और आगे जो आपने फरमाया कि अगले साल जो हमारा जो इम्कान ऐसा है, हमारी पेशगोई ये है कि सिंगल डिजिट की जो उसमें ग्रोथ होगी। और हमें उम्मीद है कि ये जो मुस्बत रुझान जो हमने देखने को मिले हैं गुज़िश्ता 2-3 साल में, वो आगे भी बरकरार रहेगा। हम एसयूवी के क्षेत्र में भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि अगले साल भी मारुति सुजुकी की जो शरह नमू है, जो ग्रोथ रेट है, वो इंडस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा रहे। सर, एक क्वेश्चन ऑन हाइब्रिड से व्हीकल पे सरकार टैक्स कम करना चाहती है, आप क्या हाइब्रिड का प्रोडक्शन वैसे बढ़ाएंगे, ज़्यादा फोकस देंगे? अगर टैक्स कम हुआ, 25% टारगेट है आपका 2030 तक हाइब्रिड कार्स मार्केट शेयर। देखिए, हाइब्रिड का जहाँ तक के हवाले से अगर बात करें तो हाइब्रिड ये बात दुरुस्त है कि अगर उसमें ड्यूटी कम होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें जो उसकी जो फ़रोख्त है वो भी बढ़ेगी, लेकिन अभी हमारे पास उसकी इतला नहीं है कोई हतमी तौर पे, तो इसलिए उस पर कुछ वो लगाना, पेशगोई करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर उसकी जो डिमांड है अगर वो बढ़ती है, उसमें इजाफ़ा होता है, तो यकीनन हम अपने प्रोडक्शन को में भी इजाफ़ा करेंगे। और अब समझ लेते हैं कल के लिए हमें किन क्यूज़ और इवेंट्स पर नज़र रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात अमेरिका की, तो अमेरिका में सर्विसेज पीएमआई के कल आंकड़े आने वाले हैं, जिसके चलते इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ ही कल भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। बता दें कि भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम, जिसके चलते ये हमारी फोकस में रहेगा। और कल से ही आरबीआई की एमपीसी की बैठक भी शुरू होने जा रही है, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगी। और देखते हैं इसमें आरबीआई कुछ ब्याज दरों को लेकर फैसला लेता है या फिर ब्याज दरें वैसी ही रहेगी। तीसरा हम कंपनी की बात करते हैं, अशोक लेलैंड में कल डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा, जिसके चलते ये भी फोकस में रहेगा। और मोल्ड-टेक पैकेजिंग में कल एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कंपनी डिविडेंड के लिए भी विचार कर सकती है। तो ये थे कल के लिए इवेंट्स जिन पर हम नज़र रखेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।